नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए खोरठा के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम डाह नाटक के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये नाटक आपको खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो सिलेबस के अनुसार दिया गया है। दोस्तों, खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो बुक पढ़ना है उसमें एकांकी पढ़ने के लिए भी बोला गया है। तो एकांकी में दोस्तों उस बुक में खोरठा गद्य पद्य संग्रह वाले बुक में डाह नामक चैप्टर को पढ़ना है। तो उसी चैप्टर को हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह के रेगुलर वीडियो खोरठा के दोस्तों आपको पसंद आ रहे होंगे तो इस चैनल को आप ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डाह के माने डाह का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, डाह का मतलब ईर्ष्या होता है, जलन होता है। तो इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि डाह का अर्थ क्या होता है। तो डाह का अर्थ होता है दोस्तों ईर्ष्या। डाह नाटक के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी हम देख लेते हैं। जैसे कि इस नाटक को, इस एकांकी को किसके द्वारा लिखा गया है। तो इनके लेखक हैं सुकुमार जी। तो इनका जो पूरा नाम हुआ दोस्तों, इनका जो पूरा नाम हुआ लेखक का सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका पूरा नाम हुआ। ये भी पूछा जा सकता है कि डाह नाटक के लेखक का पूरा नाम क्या है। तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। जो इस नाटक का जो प्रकाशक है दोस्तों, ये प्रकाशक किया गया है आपका मूर्ति देवी भेंड्रा नावाडी बोकारो नामक एक जगह है, वहाँ से मूर्ति देवी के द्वारा ये इसका प्रकाशन किया गया है। और इसका प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रथम प्रकाशन इस नाटक का दोस्तों 1992 ईस्वी में किया गया था। और दूसरा बार प्रकाशन इसको छापा गया था 2009 ईस्वी में। पूछा जा सकता है दोस्तों डाह जो है सही कैसी नाटक है। तो यह दोस्तों एक प्रकार का सामाजिक नाटक है और इसमें घटना प्रधान है। नाटक के मुख्य पात्र की बात करें तो इस नाटक में दोस्तों टोटल इतने सारे मुख्य पात्र हैं जिनके नाम है दोस्तों विवेक, शेखर, विराट, जग्गा, रचना और भावना। ये सारे आपके नाटक के मुख्य पात्र हैं, जहाँ पे विवेक और शेखर दोनों भाई रहते हैं। और बाकी ये विराट, जग्गा जो है सो आपका विवेक का कलीग रहता है, उसमें साथ में काम करने वाले लोग रहते हैं। तो आइए हम आगे इस वीडियो में दोस्तों इस नाटक का कुछ संक्षिप्त शॉर्ट में हम सारे नाटक को जानने के प्रयास करते हैं। हिंदी में सारे बातों को हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों यह नाटक इस प्रकार से स्टार्ट होता है कि विवेक और शेखर दो भाई रहते हैं। बड़ा भाई विवेक की शादी हुई है और पत्नी का नाम रचना है। तो दोस्तों यहाँ पे विवेक और शेखर दो भाई रहते हैं, जिसमें से बड़ा भाई का नाम क्या रहता है तो विवेक रहता है। और उनका जो विवेक का शादी किससे हुआ रहता है, यानी कि विवेक की पत्नी का नाम क्या रहता है, रचना रहता है। दोस्तों दोनों भाइयों में गहरा प्रेम है, आपसी तालमेल है, परिवार तरक्की कर रहा है। यहाँ पे एक दृश्य बताया जा रहा है कि दो भाई हैं विवेक और शेखर। विवेक की शादी किससे हुई है तो रचना से हुई है। और दोनों भाइयों में गहरा प्रेम है, आपसी तालमेल है, परिवार तरक्की की ओर बढ़ रहा है। परिवार जो है सो काफ़ी तरक्की कर रहा है। यानी कि रचना के प्रेम पूर्ण व्यवहार से परिवार में खुशहाली है। रचना का भी व्यवहार काफ़ी अच्छा है, जिससे उसके परिवार में जो खुशहाली बना हुआ है। विवेक जो है से रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स नामक कारखाने में काम करता है। दोस्तों आप इन मुख्य मुख्य जो पॉइंट मैं बताते चलूँगा दोस्तों, आप उसको नोट करके लिख लें ताकि आपको अगली बार रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगा। तो विवेक कहाँ पे काम करता है दोस्तों, उस फैक्ट्री का नाम क्या है तो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स नामक कारखाने में काम करता है। कौन काम करता है तो विवेक काम करता है। और उसका जो छोटा भाई होता है शेखर, उस शेखर क्या काम करता है तो शेखर जो है सो दोस्तों घर का जो खेती बाड़ी का काम होता है, किसानी में मन लगा हुआ है। यानी कि जो विवेक है सो रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स कारखाने में काम करता है। उसका छोटा भाई शेखर जो है सो घर गृहस्थी यानी कि किसानी के काम में उसका मन लगा हुआ है। दोनों भाई अपने अपने काम में ईमानदार हैं। दोनों भाई अपने अपने काम में पूरे तरीके से ईमानदार हैं, पूरे लगन से करते हैं, इसलिए दोनों अपनी जगह पे तरक्की कर रहे हैं। विवेक को सुपरवाइजर से फोरमैन में प्रमोशन कर दिया जाता है। तो विवेक का जो है सो प्रमोशन किस में कर दिया जाता है, पहले वह सुपरवाइजर रहता है, अब वह उसे फोरमैन में प्रमोशन कर दिया जाता है। जबकि शेखर के खेतों में उपज भी बढ़ जाता है। दूसरी ओर बात करें तो शेखर के खेतों में भी उपज बढ़ जाता है। वह है सो नए बैलों को खरीद लेता है। जो शेखर है सो उसके खेतों में उपज भी बढ़ जाता है और वह एक नए बैल का जोड़ा भी खरीद लेता है। नाटक आगे बढ़ता है दोस्तों
और बताया गया है कि इसी गांव में विराट नाम का एक आदमी होता है जो विवेक के नीचे उसी कारखाने में काम करता है। यानी कि जहाँ पे विवेक काम करता है वहीं पे विराट नाम का एक आदमी काम करता है। वह बहुत ही ईर्ष्यालु और दुष्ट किस्म का आदमी था। जो विवेक के नीचे काम करने वाला जो आदमी था, कौन, विराट, वह बहुत ही ईर्ष्यालु यानी कि दूसरों की तरक्की को देखकर जलने वाला और दुष्ट किस्म का आदमी था। शराबी, जुआड़ी भी था, कारखाने में कामचोर था, अपने साथी कामगारों को भी फंसा कर रखता था। यानी कि जो विराट है, खुद तो काम रेगुलर आता नहीं था और अपने जो साथ काम करने वाले लोग थे उसे भी बहका कर काम पे नहीं आने दिया करता था, उसे भी अपने काम में फंसा के रखता था, अपने साथ काम करने नहीं देता था। महीने में वह ठीक से 15 दिन भी ड्यूटी नहीं करता था। जो विराट है सो महीने में ठीक से जो कारखाना है उसमें ठीक से 15 दिन भी काम नहीं करता था। लेकिन जब वेतन लेने का बारी आता था तो किचकिच करता था, यानी कि पूरा वेतन मांगता था। काम किया है 15 दिन और पूरा वेतन मांगता था। इस बात को लेकर एक बार जो है सो विवेक से कहा सुनी हो जाता है। यानी कि इसी बात को लेकर, वेतन के रिलेटेड बात को लेकर विराट और विवेक के बीच में कहा सुनी हो जाता है। उसी समय विराट जो है सो विवेक को देख लेने की धमकी देता है। यानी कि विराट के द्वारा जो है सो विवेक को धमकी देता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। दुष्ट विराट कारखाने में विवेक को तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, पर अपने एक बोतल आर जग्गा की मदद से किसान शेखर को अपने भाई भाभी के खिलाफ बहकाने में सफल हो जाता है। यानी कि विराट जो है सो विवेक का कारखाने में कुछ बिगाड़ तो नहीं पाता है, सिर्फ धमकी दे पाता है। लेकिन विराट जो है सो, विराट का एक दोस्त रहता है बोतल आना, यानी कि साथ में खाने पीने वाला आदमी। उसका नाम क्या रहता है, उसका दोस्त का नाम, विराट के दोस्त का नाम क्या रहता है, जग्गा। और उसकी मदद से, यानी विराट और जगह दोनों मिल के जो विवेक का भाई, छोटा भाई है शेखर, उसको अपने भाई भाभी यानी कि विवेक के प्रति और अपने भाभी के प्रति बहकाने में सफल हो जाता है। शेखर के कान को भर देता है कि तुम्हारा बड़ा भाई जो है विवेक तुमको उल्लू बना रहा है, सारी जमीन जो है अपनी पत्नी के नाम पे कर रखा है। यानी कि जो विराट और जगह जो है सो शेखर को बहका देता है कि तुम्हारा भाई जो विवेक है सो तुमको उल्लू बना रहा है और सारा जो जमीन है वह अपनी पत्नी के नाम कर रहा है। भोला भाला शेखर द्रुत विराट के बहकावे में आकर अपने संत जैसे भाई से झगड़ा कर लेता है। विराट के बहकावे में आकर शेखर जो है अपने भाई से झगड़ा कर लेता है, अपनी जमीन को अलग करने को कहता है। विवेक अपने भाई की हरकतों से हैरान होता है। विवेक जो है अपने भाई की इन सारी हरकतों को देखकर वह काफ़ी हैरान हो जाता है, शेखर को झिड़क देता है। इसी बात का फायदा उठाकर विराट शेखर को और भी भड़का देता है। शेखर सच में समझ लेता है कि सही में उसका भाई उसके साथ छल कर रहा है। वह विराट की चाल में आकर अपने भाई विवेक पे बंदूक तान देता है। इसी बात को लेकर दोस्तों जो है सो शेखर है सो अपने भाई को विवेक के प्रति जो है सो बंदूक तान देता है। किसके कहने पे, किसके बहकावे पे, तो विराट के बहकावे पे। इधर से पहले से छुपकर ताक में बैठा हुआ रहता है, कौन, विराट। जैसे ही बंदूक तानता है दोस्तों शेखर अपने विवेक पे, तो शेखर जो है विवेक को गोली तो नहीं मारता, लेकिन छुप कर जो बैठा रहता है विराट, वह पिस्तौल से विवेक को गोली मार देता है। विवेक वहीं पे मर जाता है। कभी बंदूक नहीं छूने वाला शेखर सकते में आ जाता है, यानी कि जो जो कभी भी बंदूक को नहीं छुआ रहता है शेखर, वह काफ़ी डर जाता है। वह समझता है कि उसी ने अपने बड़े भाई की हत्या कर देता है। वह बदहवास सीधे थाने चला जाता है और खुद को अपने भाई के हत्यारा बता के आत्मसमर्पण कर देता है, कौन, तो शेखर। किसके मारने के लिए, तो यह कहता है कि वह विवेक को, अपने भाई को मार देता है। इसी कारण वह सीधे थाने चला जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है। विराट अपनी इस कामयाबी पे, जो विराट जो है सो अपनी साजिश की कामयाबी पे काफ़ी खुश हो जाता है। विराट जो है सो शेखर और विवेक के बीच में झगड़ा करवा के, यानी कि दोनों को अलग करवा के काफ़ी खुश हो जाता है विराट। उस दिन जम के दारू पीता है, पत्नी को भी पीटता है। घमंड और नशे में चूर होकर पिस्तौल पत्नी को देते हुए कहता है, अपने सुहाग को बचाना चाहती हो तो इसे ऐसे जगह पर छुपा के रखो कि यमराज भी उसे ढूंढ ना पाए, भगवान भी जान ना पाए। यानी कि विराट जो है सो जिस पिस्तौल से विवेक की हत्या किया हुआ रहता है, यानी कि जो गोली चलाया रहता है उस पर, उस बंदूक को वह अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि इसे ऐसी जगह पे छुपा दो कि यमराज भी ढूंढ ना पाए।
विराट की पत्नी भावना अपने पति के अत्याचार से तंग आई हुई रहती है। उधर विराट की पत्नी भी, जो उसका नाम क्या रहता है, भावना, वो भी जो है अपने पति विराट के अत्याचार से काफ़ी तंग आई रहती है। विराट उसको हमेशा मारते पीटते रहता है। उसके सारे गहने बेचकर जुआ और दारू में उड़ा दिया था। बाल बच्चों को भी कोई फिक्र नहीं थी। भावना ने एक बार बच्चों की बीमारी में गहना बंधक कर रख कर दवा लाने के लिए पैसे दिए थे, उसको भी वह दारू में उड़ा देता है। घर में बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे भूख से तड़पते रहते हैं। शेखर पर मर्डर का केस चलता है, यानी कि उधर जो है दूसरी ओर जब शेखर जो है आत्मसमर्पण कर देता है पुलिस के पास, तो शेखर पे मर्डर का केस चलता है। जिस दिन उसकी सज़ा के लिए फैसला होना रहता है, जिस दिन फैसला सुनाया जाने वाला रहता है शेखर के ऊपर, तो अदालत में विराट की पत्नी ने इस मामले में एक नया मोड़ देती है। यानी कि विराट की पत्नी का नाम क्या रहता है, भावना। भावना जो रहती है इस मामले में एक नया मोड़ देती है। उसने विवेक के असली हत्यारे का नाम अदालत को बता देती है। यानी कि वह अदालत जाती है, विराट की पत्नी भावना जो है अदालत चली जाती है और जो विवेक के असली हत्यारे यानी कि विराट का नाम वह ले लेते हैं, यानी कि अपने पति के बारे में खुलासा कर देती है वह। और जो विराट जो है भावना को जो बंदूक पिस्तौल छिपाने के लिए दिया था, उसे भी वह अदालत में रखते हुए कहता है कि विवेक बाबू की हत्या शेखर ने नहीं किया है, बल्कि उसके पति विराट ने किया है। मृतक के सीने से निकली गोली के आधार पे यह सच साबित हो जाता है। यानी कि जो विवेक के मृतक जो के शरीर में जो गोली लगा रहता है और जो पिस्तौल से जो गोली चला हुआ रहता है, दोनों जब मैच कर जाता है तो इससे यह साबित हो जाता है कि विवेक की हत्या बंदूक से नहीं बल्कि पिस्तौल से हुआ था। और यह पिस्तौल से गोली किसके द्वारा चलाया जाता है, तो ये विराट के द्वारा चलाया गया होता है। अदालत विराट को पकड़कर शेखर पकड़ लेती है। यानी कि जब अदालत जो यह साबित हो जाता है कि विवेक का कत्ल शेखर ने नहीं विराट ने किया है, तो विराट को पकड़ लिया जाता है और शेखर को रिहा कर देता है। शेखर को अपनी विधवा भाभी से एक वसीयतनामा मिलता है। जब शेखर जो छूट कर घर आता है, तब शेखर को जो है सो विधवा भाभी से एक वसीयतनामा यानी कि कागज़ मिलता है ज़मीन का, जिसमें विवेक के द्वारा अपने हिस्से की सारी ज़मीन शेखर के नाम कर दिया रहता है। और उस कागज़ में लिखा हुआ क्या रहता है कि विवेक के नाम पे जितनी ज़मीनें थी वह भी अपनी सारी ज़मीनें को शेखर के नाम पे लिख दिया रहता है। शेखर को इस बात का जब पता चलता है तो शेखर को काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता है कि जिस भाई को मैंने शक के कारण मार दिया यानी कि खो दिया, वह मेरे लिए कितना सोचता था। शेखर रोते रोते हुए भी भाभी के पैरों में गिर जाता है और यहाँ पे यह नाटक इस तरह से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों यह नाटक जो था सो एक डाह नाटक जो ईर्ष्या पे रिलेटेड है था, जिसमें से दो भाई रहते हैं विवेक और शेखर, जिसको बहका कर शेखर को बहका दिया जाता है विवेक और अपने भाभी के प्रति, किसके द्वारा, तो विराट और जग्गा के द्वारा। तो और जो विराट की पत्नी का नाम भावना रहता है और विवेक की पत्नी का नाम रचना रहता है। तो दोस्तों इसे 1 से 2 बार आप इस नाटक को, इस वीडियो को देखने पे दोस्तों आपको पूरी तरह से नाटक समझ में आ जाएगा। और इस नाटक को दोस्तों आप अपने नोटबुक में एक एक वन लाइनर के रूप में इम्पोर्टेंट लाइनों को आप नोट कर लें, ताकि आपको रिविज़न करने में काफ़ी सहायता मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इस डाह नाटक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसके सारे एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियो चाहिए। दोस्तों अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूरी बताएँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।